नमस्ते संगीताए दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग संधि प्रकरण का समान परिचय का भाग 2 पढ़ेंगे, जो हमारे आरपीएससी राजस्थान सेकेंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग स्वस्थ और व्यस्त मस्त ही होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग संधि प्रकरण का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके प्रथम भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग संधि क्या होती है, किन किन शब्दों से मिलकर संधि बने हैं, ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने के स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। मेहनत करेंगे दोस्तों तो सपने कभी अधूरे नहीं होंगे। मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मजबूती से डटे रहिए दोस्तों। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं, जो लोग मेहनत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते दोस्तों। उनकी मंजिल मिलके ही दम लेती है, मंजिल जरूर मिलती है दोस्तों। आइए संधि में क्या होगा यानी संधि में क्या होता है, इसके बारे में आइए दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके आगे के भागों में जो हम लोग एपिसोड भाग पहला पढ़ चुके हैं, तो उसमें समान परिचय हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। उसका अध्ययन कर चुके हैं, कहाँ कहाँ संधि अनिवार्य होती है। तो एक पद संधि अनिवार्य होती है, उपसर्ग और धातु में होती है दोस्तों। और समास में भी संधि अनिवार्य होती है, लेकिन वाक्य में जो संधि होती है वो अपनी इच्छा पर होती है, संधि करें अथवा ना करें। और इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग संधि में क्या होगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संधि में क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संधि में क्या होता है। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। ये सबसे पहले होता है। क्या होता है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे रवि प्लस ईस। क्या है दोस्तों, ये दो वर्ण है, रवि प्लस ईस। तो रवि के जो ई है, रवि में जो ई लगा है दोस्तों और इसका ई, ये दोनों का ई बराबर बड़ी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि। ये हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और दूसरा हमारा है सुर प्लस इंद्र है। सुर प्लस इंद्र यानी सुरेंद्र है। तो सुर के र में जो अ है दोस्तों, र में क्या है, अ है। और ये इसका ई, तो अ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। एक नया वर्ण आ गया दोस्तों, ए आ गया। और यहाँ एक नया वर्ण बड़ी आया था, यहाँ ए आ गया। ये हमारा गुण संधि है। क्या है दोस्तों, गुण संधि है। और सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव। तो यहाँ सदा के आ जो है, क्या है इसमें, आ है और ए। तो आ और ए मिला के अय क्या बना है, अय। तो ये हमारा अय क्या हो गया दोस्तों, ये हमारी वृद्धि संधि हो गई। ये हमारी क्या हो, वृद्धि संधि हो गई, ये वृद्धि संधि हो गई। और ये क्या हो गई, गुण संधि हो गई। और ये क्या है, हमारी दीर्घ संधि है। क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि है। तो ये जो कह रहा है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। नया वर्ण का आया है दोस्तों, ई और ई के स्थान पर बड़ी आ गए है। और अ ई को मिला के ए बना है, आ और ए को मिलाकर आय बना है। तो ये और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। कैसे दोस्तों, रवि प्लस ई से रवीश और सुर प्लस इंद्र से सुरेंद्र। क्या है दोस्तों, सुर प्लस इंद्र से सुरेंद्र। और सदा प्लस एव से सदैव। और एकः पूर्वपरयोः, एकः पूर्वपरयोः। यह हमारे संधि का जो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये जो है हमारा अध्याय है। और पहले यानी 6वें अध्याय के पहले पाद का जो है 84वां नंबर का सूत्र है दोस्तों। जो माहेश्वर सूत्र में सॉरी दोस्तों, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। उसमें जो है एकः पूर्व परयो है, यानी इसका जो होता है
पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान में, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक पूर्व परयोः, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा, एक आदेश होगा। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण, क्या है दोस्तों, केवल पूर्व वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है, पर वर्ण में नहीं। पूर्व वर्ण का मतलब जैसे एक पद हो गया दोस्तों और ये दूसरा पद हो गया, तो ये पहले का पद हो गया, इसे पूर्व कहते हैं, ये बाद का, तो ये पर हो गया। तो दूसरा जो हमारा नियम कह रहा है, क्या रहा है, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व पद में, यानी इसी वाले पद में, केवल पहले वाले पद में जो है विकार परिवर्तन होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। जो है दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में विकार परिवर्तन होता है, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो क्या बन गया है दोस्तों, इत्यादि। कैसे, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया है, कौन सा ई, ये पहले वाले ई का, ये जो ई मात्रा लगी है, तो ई जो मात्रा लगी है, तो इसी ई के स्थान पर क्या हो गया, यह आदेश हो गया, यही है, तो यह में या लग गया और आदि दी हो गया, और ई तो ये पहले से ही था, तो कुल मिला के क्या हो गया, इत्यादि। इत्यादि इत्यादि शब्द बना दोस्तों। तो ये कह रहा है ना, दो वर्णों के निकट आने पर केवल पहले वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, तो विकार उत्पन्न होके क्या, कौन सा वर्ण बना है, यह बना है। उसी प्रकार हमारा ये है दूसरा दोस्तों, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, तो मधु में क्या है दोस्तों, मधु में उ, ये मधु का जो उ है, उ और ए अ, तो इसी उ के स्थान पे वह हो गया, क्या दोस्तों, वह वर्ण का वह वर्ण हो गया, उ के स्थान पर वह हो गया है, तो ये हो जाएगा म आधा ध दोस्तों, और वह जो है इसमें मिल जाएगा अरि, अरि, तो इसके बराबर मध्वरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्वरी, ये हमारा मध्वरी हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर वर्ण का जो है, ये केवल पूर्व वर्ण में विकार होगा, तो इसके ई में विकार उत्पन्न होने पर यह बना दोस्तों, और जो है उ में, उ के स्थान पर वह वर्ण बना है। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है, दो वर्णों के निकट, अच्छा ये तो वही है, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, और एक वर्ण और है दोस्तों, कौन सा, ये है नेधन अनम, नेधन अनम, एक मिनट दोस्तों, निधन, इति धन आदि से ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, तो ये हमारा कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई दोस्तों। मधुधन अरिमधि वह है, ये भी यण संधि है। नेधन अनम, तो इसमें विकार, तो ये जो ए का ए की मात्रा जो लगी है दोस्तों, तो ए के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, अय, अय आव, आय आव किस में होता है दोस्तों, तो ये अयादि संधि में होता है, किसमें, अयादि संधि में, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो जो शब्द बना है नयनम और मध्वरी और इत्यादि, इस पूर्व वर्ण में जो पूर्व वर्ण के स्थान पर जो नया वर्ण बना है, उसी इसे ये बन गया है इति धन आदि इत्यादि, और मधु धन आरी मध्वरी, ने धन अनम नयनम, ए के स्थान पर अय हो गया है दोस्तों, उ के स्थान पर वह हो गया है, और ई के स्थान पर यह हो गया है। इसका जो है सूत्र क्या कहता है दोस्तों, एक स्थाने एकादेश, एक स्थाने एकादेश, यानी एक के स्थान पर एक आदेश होगा, क्या होगा, एक के स्थान पर एक आदेश होगा। तो इसी ई के स्थान पर, जैसे ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, उ के स्थान पर वह आदेश हुआ है, ए के स्थान पर अय आदेश हो गया है। आगे क्या कहता है, तीसरा नंबर का हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है दोस्तों, तो तीसरे नंबर का जो हमारा नियम है वह कह रहा है, दो वर्णों में से
किसी वर्ण का लोप हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे दो वर्ण है, एक ये है और एक है, तो किसी एक वर्ण का लोप हो जाएगा। तो किस वर्ण का लोप होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। एक वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे राम प्लस आगच्छति। ये दो वर्ण है, एक राम है और एक आगच्छति है। तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया है, राम आगच्छति, यानी विसर्ग का लोप हो गया है। क्या हुआ है दोस्तों? विसर्ग का लोप हो गया है। ये तीसरे नंबर नियम से कह रहा है, दो वर्णों में से किसी एक का लोप हो जाता है। तो ये पहले वर्ण का जो है विसर्ग का लोप हो गया था। राम आगच्छति शब्द बना है जिसमें विसर्ग का लोप हो गया है। 200 प्लस अस्ति, 200 प्लस अस्ति में जो ये अ है दोस्तों, तो अ जो है अवग्रह में हो गया है, इसमें भी विकार उत्पन्न हो गया है। आकार का लोप हो गया है। क्या है? आकार का लोप हो गया है। तो संधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। संधि में क्या होता है, तो पहले क्या होता है दोस्तों? पहले एक के स्थान पर एक आदेश एक नया वर्ण बन जाता है। दूसरे में होता है कि एक के स्थान पर एक दूसरा नया वर्ण आदेशित हो जाता है। तीसरे में हो जाता है कि किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है दोस्तों। तो अगला चौथा नंबर का हमारा नियम जो है वो क्या कह रहा है, ये देखते हैं। चौथा नंबर का जो नियम कह रहा है, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब दो बार, कोई वर्ण दो बार हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? कोई वर्ण दो बार हो जाता है। तो दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। कैसे? जैसे एकस्मिन अवसरे, तो एकस्मिन अवसरे, तो अ का अ इसमें मिल गया दोस्तों, और इसी न का जो है इसी में क्या हो गया? द्वित्व हो गया। इसी न का द्वित्व होकर एकस्मिन अवसरे बन गया है दोस्तों, एकस्मिन अवसरे। पांचवा नंबर का नियम हमारा क्या कहता है? पांचवा नंबर का नियम कह रहा है कि कभी कभी दोनों वर्णों के साथ साथ परिवर्तन होता है। क्या होता है? दोनों वर्णों के, अभी तक एक एक वर्ण में हो रहा था, लेकिन पांचवा नंबर नियम कह रहा है कि दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है। तो साथ साथ परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? जैसे तत् प्लस शिवः, तत् प्लस शिवः में क्या हो गया है? त का जो होता है, ये त का क्या हो गया है दोस्तों? त का च हो गया है, और ये स का क्या हो गया है? छ हो गया है। तो इसमें परिवर्तन हो गया, दोनों में, इसमें भी परिवर्तन हुआ है और इसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो दोनों परिवर्तन मिलके कौन सा नया वर्ण हुआ? तत्शिवा बना है। तत् प्लस शिवा का जो है संधि हो गया तत्शिवा। उसी प्रकार हमारा ये दूसरा है दोस्तों, वाक प्लस हरि है। वाक प्लस हरि से वाग हरि बना है दोस्तों। तो क के स्थान पर ग परिवर्तन हो गया है, और ह के स्थान पर घ हो गया है, तो वाग घरी। क्या हो गया दोस्तों? वाग घरी। ये बन गया हमारा वाग घरी। ये जो होता है, तो इसमें वाघरी वाघरी भी बना सकते हैं, कभी एक ही में परिवर्तन कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा पर होता है दोस्तों। तो ये दोनों में परिवर्तन हुआ है इस पांचवें नियम के अनुसार से। पांचवा नियम हमारा क्या कह रहा है कि कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, तो कैसे हुआ है? के स्थान पर ए त और प्लस स दोनों वर्णों में संधि हुई है, तो त को च हो गया है और स को क्या हो गया? छ आदेश हो गया। जो हमारा सीटी वाला स है उसके स्थान पर छ आदेश हो गया है, और जो त है त के स्थान पर च आदेशित हो गया है दोस्तों। अगला नंबर नियम हमारा क्या कह रहा है? जो 6 नंबर का नियम है, आइए देखते हैं। 6 नंबर का हमारा जो नियम है वो कह रहा है कि कभी कभी दोनों वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण चला आएगा। क्या आता है कि संधि में कभी कभी ये भी होता है कि दो वर्णों के बीच में कोई एक तीसरा वर्ण भी आ जाता है। वह कैसे आता है? जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष और छाया के बीच में ये जो है आधा च भी आ गया है। क्या है दोस्तों? आधा च आ गया है, तो ये वृक्ष छाया बन गया है, वृक्ष छाया। तो वृक्ष और छाया के बीच में वृक्ष छाया, तो ये इस 6वें नंबर नियम से कह रहा है कि कभी कभी दोनों वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण चला आता है। कैसे? ये जैसे वृक्ष प्लस छाया के स्थान पर वृक्ष छाया हो गया है, वृक्ष प्लस छाया के स्थान पर क्या हो गया है? आइए दोस्तों हम लोग संधि के प्रकार देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है?
तो इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। अब संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? तो ये पहली हमारी है स्वर संधि, जिसे अच संधि कहते हैं। स्वर संधि है जो अच संधि है। और दूसरी हमारी व्यंजन संधि है जिसे हल संधि कहते हैं। और तीसरी हमारी जो है वो क्या है? वो विसर्ग संधि है। तो ये हमारा स्वर संधि है दोस्तों, ये व्यंजन संधि है और ये है हमारी विसर्ग संधि। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि स्वर संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर से स्वर ही बनता है। स्वर प्लस स्वर से स्वर बनता है। जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के स्वर, इसमें व्यंजन का कोई योगदान नहीं दोस्तों, स्वर से स्वर ही बनेगा। जैसे अ प्लस अ बराबर आ। तो चाहे दीर्घ बने, चाहे वृद्धि बने, चाहे गुण और यण जो भी बने, लेकिन स्वर का स्वर से ही मेल होगा। क्या होगा? स्वर का स्वर से ही मेल होगा और स्वर ही बनेगा। जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और कैसे दोस्तों? संक्षेप में जो होता है वो क्या होता है? स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को स्वर ही कहेंगे। जो भी उसमें आदेश होगा वो स्वर ही कहलाएगा। जैसे ई के स्थान पर यह हो जाता है तो भी वो स्वर ही कहलाएगा दोस्तों। इसी प्रकार जैसे इति प्लस अलम इत्यलम, यानी ई के स्थान पर यह आदेश हो गया है तो ये कौन सी संधि है? हो गई हमारी यण संधि हो गई दोस्तों। और कवि प्लस इंद्र है, यानी कवि प्लस तक ई और ई बराबर बड़ी हो गई है, यहाँ बड़ी हो गई है तो ये हमारी दीर्घ संधि हो गई है। कौन कौन दीर्घ संधि हो गई है दोस्तों? कविंद्र बना है। नर प्लस ईसा यानी नरेशा, तो ये अ प्लस ई यानी इसका नर का अ और ई, तो ए बन गया ए बन गया। ये हमारी यहाँ गुण संधि हुई है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं तव प्लस एव तवैव बना है। तो अ प्लस ए मिला के क्या बना है? अ प्लस ए से अय बना है। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि दोस्तों? वृद्धि संधि हो गई। पोधन अत्रम के पवित्रम बना है दोस्तों। तो ओ प्लस ई के क्या हो गया है? ओ प्लस ई दोनों मिलके बन गया है वह। तो यहाँ भी यण संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई है? इन सभी में कौन सी संधि है दोस्तों? जैसे इति, इसमें जो है यण संधि है और इसमें हमारी क्या है? ये कविंद्र बना है। कवि प्लस इंद्र, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन कौन दीर्घ संधि है दोस्तों? इसमें गुण संधि है और ये है वृद्धि संधि है और ये यण संधि है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर कहलाता है। क्या होता है? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जो मेल होगा वह हमारा स्वर ही कहलाएगा दोस्तों। स्वर के साथ स्वर होगा तो स्वर ही कहलाए। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है दोस्तों। स्वर संधि जो स्वर जो है अच प्रत्याहार में आते हैं। जो हमारे 9 स्वर बताए गए हैं वो आज प्रत्याहार बनाते समय हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं दोस्तों, उसको जाके देख लीजिए। पिछला वीडियो में जिसमें हम लोग माहेश्वर सूत्र को पढ़े हैं उसमें हम लोग प्रत्याहार बनाना कैसे बनाया जाता है इन सब का अध्ययन विस्तृत रूप से किए हैं दोस्तों। तो अच प्रत्याहार में जो हमारे सभी स्वर आ जाते हैं तो इसीलिए स्वर संधि को अच भी कहते हैं। अगला हमारा व्यंजन संधि है दोस्तों। व्यंजन संधि हल संधि होती है क्योंकि इसमें व्यंजन में जो होता है वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन समाहित होते हैं, उसमें स्वर का कोई योग नहीं होता दोस्तों, कोई योगदान नहीं होता। तो ये है जो है व्यंजन, पहले व्यंजन रहे उसके बाद स्वर रहे तो भी व्यंजन होगा और व्यंजन प्लस व्यंजन रहे तो भी व्यंजन संधि ही होगा दोस्तों। जैसे वहाँ स्वर प्लस स्वर से स्वर होता था वैसे यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन होगा। लेकिन इसमें 2 नियम हैं दोस्तों। व्यंजन प्लस स्वर रहेगा तो भी व्यंजन होगा और व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा तो व्यंजन होगा ही। तो ये देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन
वर्णों के आने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। संक्षेप में व्यंजन हल के स्थान पर होने वाले आदेश को कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार है दोस्तों, और हल प्रत्याहार में सभी हमारे व्यंजन आ जाते हैं। आइए इसके जो है उदाहरण को देख के समझते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे वाक प्लस ईसत, वाक के स्थान पर ग आदेश हो जाता है दोस्तों। ये व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो देखें, इसका अध्ययन करेंगे कि ग कैसे हो जाता है। तो जो है झलाम जसो अंत्य जो एक सूत्र है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत झलाम जसो असी ईस से हो जाता है दोस्तों। कैसे होता है, सूत्र के अनुसार से होता है। इसमें सूत्र दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग जब विस्तृत पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अभी यहाँ इतना ही समझिए दोस्तों। वाक क के स्थान पर ग आदेश हो गया है ई, तो आगीसा बन गया है। हल प्लस अच मिला के, यानी ये हल जो है व्यंजन है और ये अच स्वर है, तो इसको मिला के व्यंजन ही हुआ है दोस्तों। जैसे जगत प्लस ईसा, तो जगत त में जो हलंत लगा है, क में जो हलंत लगा है, तत् में सत में ये सब जो हलंत लगा है, हलंत इसमें स्वर का कोई योगदान नहीं है दोस्तों, इसमें स्वर नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन है दोस्तों। तो तत् प्लस ईसा, तत् जगत प्लस ईसा यानी जगदीशा, यहाँ तक के स्थान पर द आदेश हो गया है, तो ये हल और अच मिला के व्यंजन ही हुआ है दोस्तों। उसके बाद तत् प्लस लय, तो तत् के स्थान पर लय, ये तोली एक सूत्र होता है, उसके सूत्र के से ये बदल जाता है दोस्तों। उसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे। तलय है, हल प्लस हल दोनों, यहाँ भी देखिए दोस्तों ल हल है और ये भी है, तो तलय है, यहाँ भी व्यंजन संधि हुई है। सत प्लस जन, तो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो त के स्थान पर जय हो गया है, तो बन गया है सज्जना। तो ये हमारा व्यंजन संधि हो गया है। व्यंजन संधि कैसे दोस्तों, व्यंजन और व्यंजन स्वर और व्यंजन और स्वर से व्यंजन, और व्यंजन और व्यंजन से भी व्यंजन हुआ है। तो स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरण से व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन आए तो व्यंजन ही होता है दोस्तों। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है दोस्तों, तो विसर्ग तीसरे नंबर की जो हमारी संधि है विसर्ग संधि है, तो ये है हमारी विसर्ग, ये यहाँ विसर्ग है दोस्तों। समझ नहीं आ रहा है, लगा दे रहे हैं। विसर्ग प्लस स्वर से विसर्ग बनेगा, और विसर्ग प्लस व्यंजन से जो है बनेगा विसर्ग ही। तो जैसे स्वर प्लस स्वर से स्वर बनता था, और व्यंजन प्लस स्वर से व्यंजन बनता था, व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन बनता था, उसी तरह विसर्ग प्लस स्वर से विसर्ग बनेगा, और विसर्ग प्लस व्यंजन से भी विसर्ग ही बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार होगा, क्या होगा, जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, वह विसर्ग संधि कहलाएगा। क्या होगा दोस्तों, विसर्ग संधि कहे जाएगी। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आता है दोस्तों, विसर्ग के बाद ही विसर्ग नहीं आता। क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आता है, क्योंकि विसर्ग शब्द से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। जैसे हम कह लिखेंगे तो उसके किसी भी शब्द के या किसी भी वाक्य के बाद ही विसर्ग लगता है, उसके पहले नहीं लगा सकते दोस्तों, ये नियम है। तो वही कह रहा है संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को विसर्ग ही कहेंगे। क्या दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को विसर्ग ही कहेंगे। वो कैसे कहेंगे, आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे बालकः प्लस गच्छति, तो बालो गच्छति हो गया है दोस्तों। गच्छति यानी ये विसर्ग के स्थान पर ही ओ शब्द जो लगा है ये हमारा विसर्ग के कहलाएगा। और ये किस नियम से कहलाएगा, इसको जब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। नमः प्लस करोति, नमस करोति हो गया है, नमः प्लस करोति, नमस करोति, ये भी विसर्ग और व्यंजन से विसर्ग ही हुआ है। अला प्लस अयम, अलीर अयम हो गया है दोस्तों। तो ये जो एक थोड़ा सा बता देते हैं कि जो विसर्ग है ये विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर कभी कभी स आदेश हो जाता है, कभी र होता है, और कभी ओ आदेश हो जाता है दोस्तों। तो उ होता है, उ का ओ हो जाता है। तो इसी से ये हुआ है। जैसे बालकः गच्छति, बालो गच्छति, क्या है दोस्तों, बालकः गच्छति, बालो गच्छेत, नमस्करोति, और अलीरयम, अली
आयाम हो गया है। तो ये है यहाँ विसर्ग के बाद स्वरया व्यंजन आ रहा था, अतः विसर्ग ही हुआ है। क्या है दोस्तों? विसर्ग ही हुआ है। तो ये हमारा था जो है संधि का सामान्य परिचय दोस्तों, जो हम लोग इस वीडियो में पढ़े। इसका एक वीडियो आगे हम लोग बना चुके हैं दोस्तों। एक वीडियो में जो है संधि में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन उनसे उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार की होती है संधि, कहाँ संधि अनिवार्य होती है, कहाँ ऐच्छिक होती है, इस सब का अध्ययन हम लोग इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग संधि के कौन से नियम होते हैं और क्या होती है संधि, कहाँ कहाँ कैसे होती है और कौन कौन से संधि होती है, इसका अध्ययन हम लोग किए हैं। और जो है आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों।